है। ये एनिमल जो है हमारे देश में पर्टिकुलरली इट्स मूविंग, इट्स मेनली अंडरस्टूड एज द मूविंग एनिमल्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर। कई देश किस तरह एफएमडी से मुक्ति पाई, तो वन इज़ द वैक्सीन, सेकेंड इज़ द अप्रोच। बात ये होगा किस तरह का वैक्सीन, किस तरह वो उसको अपनाएं, और द प्रोग्रेसिव कंट्रोल ऑफ एफएमडी, इसका बात होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी कम से कम 170 और 180 डिस्ट्रिक्ट में इस कंट्रोल प्रोग्राम को चलाया जाए, और 12वीं पंच योजना में हम जोर ये दे रहे हैं कि कुछ प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़ा जाए ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें वैक्सीन्स, क्योंकि अगर हमें कंट्रोल करना है, हिंदुस्तान में जैसे हमने रिंडरपेस्ट को एरेडिकेट कर दिया तो वैक्सीन के द्वारा किया, टीकाकरण के द्वारा किया, इस बीमारी को भी हम टीकाकरण के द्वारा ही जो है पशुओं से रोग मुक्त करना चाहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश में करीब 20 करोड़ गाय हैं और 10 करोड़ भैंसें हैं, जिनके लिए साल में 2 बार टीकाकरण के लिए इस समय के उत्पादन को दुगना कर करीब 80 करोड़ करने की जरूरत है। चूंकि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है, इसलिए सरकार अब वैक्सीन के उत्पादन को सरकारी और निजी भागीदारी के मॉडल पर विकसित करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दोस्तों, कार्यक्रम का ये अंक खास तौर पर केंद्रित है महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से गांवों में जरूरतमंद लोगों को जहां एक ओर रोजगार दिलाने में मदद मिल रही है, वहीं योजना के सतत क्रियान्वयन से गांवों में ग्रामीण मजदूरों के पलायन पर भी विराम लगा है। जरूरतमंदों के लिए रोजगार और आर्थिक सहारे की प्रतीक बनी इस योजना से आज न केवल आम आदमी जुड़ा हुआ है, बल्कि गांवों के विकास की नई तस्वीर उभरने के साथ ही उदीयमान भारत का सपना भी साकार हो रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हम आम आदमी को केंद्र में रखकर योजनाएं और नीतियां नहीं बनाएंगे, तब तक खुशहाल और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण का सपना अधूरा रहेगा। इसलिए विकास के लिए सबसे पहले उस आम आदमी के चेहरे का ध्यान करना चाहिए जो अंतिम कतार में बैठा हो। फरवरी 2006 में शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के पीछे केंद्र सरकार की यही भावना काम कर रही थी। संभवतः विश्व की इस सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक योजना के लागू होने के 6 साल बाद आज मनरेगा का महत्व तो बढ़ा ही है, ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीब लोगों के लिए यह योजना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण बनकर भी उभरी है। इस योजना में अब तक 1200 करोड़ रोजगार दिनों से भी अधिक का कार्य हुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है। इस योजना की लोकप्रियता का पता इस बात से चलता है कि हर साल देश के ग्रामीण परिवेश के औसतन 1/4 परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। करीब 80% परिवारों के खातों में धनराशि सीधे बैंक या डाकखाने खाते के जरिए मिली है। आम आदमी की सोच को जाहिर करते यह महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के वित्तीय समावेश की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। मनरेगा आने के बाद में पूरे देश के अंदर जो गांव का इलाका है, उसमें शहरों की तरफ जो पलायन लगातार हो रहा था, शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही थी, और वो जो गरीब परिवार जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर थे, उन लोगों का पलायन रुक के और गांव में जो रोजगार मिला है, निश्चित तौर पे पूरे देश में और ख़ास तौर से राजस्थान में जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल बेल्ट है, उनमें मनरेगा के लागू होने के बाद में गांव के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आया है। मनरेगा ने आर्थिक विकास से ग्रामीण भारत की जड़ों को सींचा है और इन योजनाओं की वजह से देश के गांवों में सामाजिक और आर्थिक क्रांति आई है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। मनरेगा के जरिए जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा है इस देश के लिए। मनरेगा के माध्यम से हम लोगों के
खेतों पर छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं, उनके जो खेत हैं उनका सुधार कर सकते हैं। उनको खाद बनाने के लिए अब नई व्यवस्था हो रही है, जैसे ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। तो जो छोटे किसान जो गांव में रहते हैं, जो सीमांत किसान भी हैं, जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो दलित हैं, उनके लिए मनरेगा एक वरदान सिद्ध हो सकता है यदि हम उसको खेती की दिशा में मोड़ देता। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस महत्वाकांक्षी योजना के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित कृषि मंत्रालय ने इससे कई कृषि योजनाओं को जोड़ दिया है और कई अन्य बचे कार्यों को भी मनरेगा कार्यों में शामिल करने पर विचार कर रहा है। को तो एग्रीकल्चर से जोड़ने की बात हुई है, सरकार ने उस पर विचार किया है, क्योंकि मनरेगा आने के बाद ये सही है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारे मजदूर हैं उनकी कमी हो गई थी और लोग नहीं मिल रहे थे, और इस वजह से हमारा आने वाले दिनों में जो पैदावार है वो घट जाता। तो उन चीज़ों को देखकर ये क्या है कि मनरेगा को इससे जोड़ा जाए, कृषि से जोड़ा जाए, कृषि उत्पादन से जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है सरकार का, जिससे गांव में ख़ास तौर पर उसका लाभ किसानों को मिलेगा। आम आदमी को मजदूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ मनरेगा ने एक टिकाऊ ग्रामीण संरचना के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण पर भी जोर दिया है। इनमें से आधे से अधिक काम जल संग्रहण, सूखे से बचाव, बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, भूमि विकास और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था बेहतर करने के साथ दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू करने की दिशा में हुए हैं। जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं उससे ग्रामीण लोगों का विकास हुआ है, उनको सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। खासकर अगर मैं बात करूं कि भाई स्वास्थ्य की, जहां तक जिन लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं था तो उनको एक सरकार ने इतना बड़ा बजट बनाकर गांव तक उसको परकोलेट किया, उससे लोगों का आम जीवन सुधरा। गांव में एक तरह से लोगों में काम करने की एक भावना जागी है। लोगों के पास काम नहीं था, सरकार ने काम दिया। लोग बेरोजगार बैठे रहते थे, वो लोग अब काम में लग गए। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, देश का भी विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है, एक आम आदमी का स्वयं का विकास हुआ है। मनरेगा ने महिलाओं को काम का शानदार अवसर मुहैया कराया है और वे इसका लाभ भी उठा रही हैं। इससे पता चलता है कि मनरेगा से न केवल ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि हुई है, बल्कि मजदूरी की परंपरागत लैंगिक असमानता भी कम हुई है। गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो यही है कि महिलाओं को ज़्यादा इसके अंदर मतलब फोकस किया जाए, ज़्यादा उनको मतलब एम्फेसिस दिया जाए, ताकि उनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े और जो घरेलू जो डे टू डे जो रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए उनको ज़्यादा समस्याएं नहीं आए। तो इस रूप से मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी सार्थक योजना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें चल रही है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मनरेगा के कारण ही परंपरागत रूप से काम की तलाश में दूसरे प्रांतों में जाने वाले कामगारों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण गांव में पिछड़े और गरीब तबकों के लोगों में पहचान और आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ है। जो सरकार ने मनरेगा योजना चलाई है गाँव के लिए, वो उससे गांव के लोगों को, किसान भाइयों को, महिलाओं को गांव में ही काम मिला है उससे, और उससे उनका पलायन भी रुका है। और सरकार ने ये योजना गांव वालों के लिए बहुत ही अच्छी चलाई है। खेतों की जो फेंसिंग करते हैं उसके लिए कोई कार्य सरकार मनरेगा में नहीं करवा रही है, तो मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो खेतों की जो फेंसिंग करते हैं, बाड़ लगाते हैं, वो काम भी इस योजना के तहत करवाया जाना चाहिए। तो फायदा हो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करिए तो खेती बाड़ी में लग जाए, खर्चा पानी खो जाए। हमारे खेती पाती है नहीं है, हम इसी से रोजगार से हम खाते पीते हैं, हमारे लड़के बच्चे पढ़ते हैं। मनरेगा के जरिए गांव में विकास की नई इबारत लिखने के बीच इसके क्रियान्वयन के दौरान होने वाली गड़बड़ियां, वेतन के भुगतान में देरी, काम की गुणवत्ता में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के साथ योजना में सेंध और घपले घोटालों पर अंकुश लगाया जा रहा है, ताकि इनमें शामिल लाभार्थियों का समय से नामांकन, खर्च की सही निगरानी और काम के बेहतर मूल्यांकन की व्यवस्था हो सके।
ये जो एक तो डायरेक्ट पेमेंट वाला जो सिस्टम है ये बहुत ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो उनकी मजदूरी का पैसा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी बहुत सही है। इससे सारी गड़बड़ी करीब सारी गड़बड़ी रुक रही है ऑनलाइन सिस्टम से, क्योंकि मैट भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, पेमेंट के अंदर ही सारी चीज़ होती है। और जब पेमेंट मजदूर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कटौती है, जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं वो बहुत कम होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2012 में मनरेगा के स्वीकृत कार्यों की सूची में नए कार्यों को और जोड़ने से इन कामों से मनरेगा और ग्रामीण विकास के बीच बेहतर सामंजस्य तो बनेगा ही, ग्रामीण भारतीय समाज के ताने बाने में भी सुधार आएगा। इसमें कोई संशय नहीं कि विश्व की इस सबसे बड़ी योजना ने अब तक के तमाम पुराने श्रम कार्यक्रमों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक मनरेगा निश्चित रूप से न केवल एक आदर्श योजना के तौर पर उभरी है, बल्कि देश और दुनिया में सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण विकास के इस नए मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है। मनरेगा की उपयोगिता और उद्देश्यों से साफ जाहिर है कि इसमें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की असीम संभावनाएं मौजूद है, लेकिन योजना के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गरीब तबके पर योजनाओं का महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे गरीबी निवारण, प्राकृतिक संसाधनों का पोषण और गांव के कायाकल्प के औजार के रूप में मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। मनरेगा के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के कई अन्य कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन जैसे कार्यक्रमों ने सकारात्मक ढंग से न केवल आम आदमी के जीवन में बदलाव किया है, बल्कि ग्रामीण भारत की एक उदयमान और उभरती तस्वीर पेश की है। तो दोस्तों, मनरेगा ने बदली गांवों की तस्वीर। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण विषय पर खेतिहर महिलाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित कर न केवल उनका विकास किया जा सकता है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जा सकता है। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष ने कृषि मेले में लगे स्टॉल भी देखे और फसलों की नई नई किस्मों का अवलोकन किया। यहाँ उपस्थित तमाम किसान भाई, महिला सशक्तिकरण कार्यशाला में आप सबका सुप्रभात, नमस्कार। डॉक्टर, हमारा देश विकसित भी है और विकासशील भी, और हम सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि एम्पावरमेंट कैसे हो। तो मैं समझती हूँ कि बिना शिक्षा के एम्पावरमेंट बड़ा मुश्किल है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ होना चाहिए, तभी सशक्तिकरण हो पाएगा। पुरुषों को कोशिश करना चाहिए कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं, ताकि उनका जो ड्रजरी है, कठिन श्रम है, वो कम हो सके। राजधानी दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमैच इंडिया 2011 एक्सपो का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्रालय, यूनोकोमा और फिक्की के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिकी मेले का मकसद फार्म और कृषि से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और आधुनिक मशीनों से किसानों को रूबरू कराना था। मेले में 200 से भी ज्यादा देशी और विदेशी कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसे देखने के लिए तकरीबन 8 से 10 हजार किसानों के आने की संभावना है। राजधानी दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमैच इंडिया 2011 एक्सपो का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्रालय, यूनोकोमा और फिक्की के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कृषि अभियांत्रिकी मेले का मकसद फार्म और कृषि से जुड़ी तमाम अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और आधुनिक मशीनों से किसानों को रूबरू कराना है। We have proposed a dedicated national mission on agricultural mechanization for the 12th plan, which not only includes the traditional component of
training, testing, demonstration of agricultural machinery and procurement subsidy, but also includes farm machinery banks for custom hiring, high-tech, high productive equipment centers on custom hiring model, and farm mechanization in selected villages for enhancing productivity. मेले में 200 से भी ज्यादा देशी विदेशी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिनमें कृषि अभियांत्रिकी से जुड़ी तमाम तरह की छोटी बड़ी मशीनों के लाइव डेमो देखे जा सकते हैं। We want to participate with the Indian farmer right from the time he starts preparing the land to the time he goes for harvesting and also for managing the post-harvest residue. Considering this, we have kept a host of products like different types of tractors, different hospitals of tractors for different types of clay soil conditions. तकनीकी जानकारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले इस विश्व स्तरीय मेले में तकरीबन 8 से 10,000 किसानों के आने की संभावना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए नए कृषि यंत्रों का विकास हो रहा है और इनका जो विकास हो रहा है उसी आधार पे हो रहा है कि किस प्रकार हम अपनी खेती को बहुत ही अच्छी बना सके, हमारा किसान कम लेबर से कम मेहनत से ज़्यादा उत्पादन ले सके, उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रह सके, बीज का सही उपयोग हो सके, उसके लिए जरूरी है मशीनरी का होना। एशिया के सबसे बड़े और अपने तरह के इस अनूठे मेगा कृषि अभियांत्रिकी मेले में भाग लेने आई कंपनियों से साफ जाहिर है कि भारत में इनके बाजार की भी अपार संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि कृषि यंत्रों के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों और कंपनियों को भी अपने उत्पादों की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती करने के बेहतर तौर तरीकों की जानकारी देने के मकसद से दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र में 3 दिन के राष्ट्रीय कृषि मेले के आयोजन की शुरुआत गुरुवार से हुई। इस मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस मेले से किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच दूरी कम होगी। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित हो रहे इस कृषि मेले में देश भर से करीब 1 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नए नए प्रयोग खेती में करें और वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही खोज का इस्तेमाल खेती में हो, इस मकसद से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हरीश रावत ने किया। इन मेले के माध्यम से जो पूसा ने एक कल्चर डेवलप किया, अब तो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट भी इस तरीके के मेले आयोजित करते हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं। उससे जो फार्म और लैब के बीच की दूरी थी, वो दूरी निरंतर घटती जा रही है। किसानों के बीच में और वैज्ञानिकों के बीच में एक लगातार समन्वय पैदा हो रहा है और उनमें इन मेलों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एच.एस. गुप्ता ने बताया कि संस्थान के लिए देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। हमारे पानी और हमारा मृदा, इनको कैसे सुरक्षित कर सके, और दूसरी है कि कैसे उत्पादन को बढ़ाएं। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे किसान भाइयों का इनकम भी बढ़ेगा। तो 2 चुनौतियां जो है, एक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हमारे किसान भाइयों की इनकम को कैसे बढ़ाएं, ये एक चुनौतियां हमारे सामने है। हमारे कृषि तकनीकी है बहुत मौजूद है, लेकिन उसका प्रसार कम हुआ। किसान को जाने चाहिए, नॉलेज जाने से ज्ञान जाना चाहिए, ये जितनी मात्रा में जाना चाहिए उतना अभी तक नहीं जा पाया। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर हमारा पूरा ज्ञान चला जाए, हमें पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर ही हम अपने जो उत्पादन कृषि का है 50% से लेकर 75% बढ़ा सकते हैं। देश भर से मेले में आए किसानों ने कृषि के तकनीकी ज्ञान के लिहाज से इसे काफी उपयोगी बताया। अब जो मेले में आने से मतलब हमें ये खुशी मिली, नए नए बीज की जानकारी मिली, नई नई मशीन भी मिली। The main aim of this program is to create market for the farmer by adding value to the produce. 3 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय कृषि मेले में किसानों को उच्च किस्मों के बीजों और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। ओपी यादव, डीडी न्यूज। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 50वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। संस्थान के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
समारोह में स्नातकोत्तर और शोध छात्रों को प्रधानमंत्री डिग्रियां प्रदान करेंगे। वहीं प्रतिभाशाली छात्रों को स्वर्ण पदक के अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 50वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में करीब 120 MSc छात्र और करीब 81 PhD के छात्र वो अपनी डिग्री हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय उनको डिग्रियां देंगे। इसके अलावा कुछ जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, करीब 12 विद्यार्थी हमने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको दिया जाएगा, कुछ लोग दो विद्यार्थियों को। और कुछ वैज्ञानिक हमने चुने हैं जिनको कि प्रधानमंत्री के हाथ से उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हर बार की तरह कार्यक्रम के इस अंक में भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जिनका नाता हमारी और आपकी जिंदगी से है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस समारोह की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में इस संस्थान का काफ़ी योगदान है। अपनी सरकार की योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की उन्होंने बात कही और संस्थान के वैज्ञानिकों को कृषि के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के इजाद की बात कही। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की 70% आबादी का जीवन यापन इसी से जुड़ा है। किसान अन्नदाता है। देश की 1 अरब से ऊपर की आबादी का पेट भरने की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है। दिन रात मेहनत कर लोगों का पेट भरते हैं, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हर साल सुखाड़ और अकाल इन किसानों की नीयत बन गई है। जलवायु परिवर्तन देश की कृषि विकास में रुकावट बन रहा है। देश के कृषि संस्थान इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। अगर कृषि संस्थान की बात निकली है तो हमारे देश का सबसे पुराना कृषि संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 86वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उपज में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों को नवीन खोज करने का आह्वान किया, ताकि देश की इतनी बड़ी आबादी को भरपेट भोजन नसीब हो। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में हमारा किसान